एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इग्नू ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोगों को बीपीएससी 142 इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, जो कि 6 सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम में आता है। टोटल मैंने 7 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, जिसका मैं एक एक करके एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द इन्वायरमेंटल इशूज़ ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। इन्वायरमेंटल इशूज़ क्या क्या हैं हमारे इंटरनेशनल स्टेज के पर, उसका आंसर देखिए। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन 2007 टू डिस्कस द क्लाइमेट चेंज इश्यूज़। ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, इसका फुल फॉर्म है UNCCC। ये भी क्वेश्चन आता है, आप इसको मार्क कर लें। UNCCC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जो कि 2007 में हुआ था क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ को लेकर। और 2014 में डेवोस वर्ल्ड इकोनॉमिक Forum major public panel sessions were dedicated to the discussion of vital issues from environmental perspectives like future natural resources extraction in a sustainable world, global food security, resilience to the natural disasters, climate change etc. जो हमारे ये डेवोस वर्ल्ड इकोनॉमिक में 2014 में कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें उन लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात किया था, जिसमें आप कंजर्वेशन के ऊपर ध्यान दें, सस्टेन करें फ्यूचर के लिए। हमारे कब आपके वो काम आएगा जब ग्लोबल फूड सिक्योरिटी आएगी, रेजिलेंस टू नेचुरल डिजास्टर्स, जैसे अर्थक्वेक आ जाता है, सुनामी आता है, क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे कहीं पे फ्लड आ गया, बहुत ज़्यादा सूखा ड्राइनेस आ गया, ड्रॉट आ गया, तो उस समय के लिए सस्टेनेबल ज़रूरी है, कंजर्वेशन ज़रूरी है। अनदर एग्जाम्पल विच डेमोन्स्ट्रेट द इन्वायरमेंटल इशूज़ have played a prominent role on the international stage is the China-US climate agreement which was announced in November 2014। China-US का जो climate agreement था वो 2014 में साइन हुआ था नवंबर में। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है इस जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसका 2014 के बाद। To remain competitive in this globalized world, the international firms feel forced to adopt कॉस्ट सेविंग प्रोडक्शन टेक्निक्स विच आर जनरली हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट। क्या करती है कंट्रीज़ कि चीप रेट वाली टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करती है, जो आपके इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट डालता है। चीप रेट वाली टेक्नोलॉजी क्या है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। On the other hand, we observe the anti-globalizing sentiments heating up in the United States itself, which was once the strongest architect and prominent of globalization in the world. A good example of this is in the case of Iran, which has been slapped with economic sanctions. This makes Iran less integrated in the world economy. ईरान का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। जो ईरान है वो चीप रेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करता था, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे उसका जो इकोनॉमी वो डाउन हो गया था, इसलिए यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया है ईरान के बारे में। दिस मेक्स ईरान हैज़ इंटीग्रेटेड इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, बट डज दिस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी ओरिएंटेड स्टेप ऑफ US do any good to environment? To answer is no. The result has been the domestic productions that has caused immense havoc on the environment. As a result of the import ban of crude oil, for example, Iran has started refining its own crude oil that contain 10 times the level of pollutants of oil it is used to import. इसकी वजह से क्या हुआ, ईरान ने जब चीप रेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो उसको वहाँ पे जो क्रूड ऑयल है उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रोक दिया गया उस कंट्री से। US ने रोक दिया, तो ईरान ने क्या किया, जो ये उसके क्रूड ऑयल थे उसको रीयूज़ करने लगा, उसको बार बार यूज़ करने लगा, एक ही ऑयल को बार बार, जिसकी वजह से पॉल्यूशन और ज़्यादा बढ़ गया। Thinking carefully about China, the evidence suggests that its economic growth has come with a relatively lesser increase in emissions as compared to what had happened earlier in Europe and North America. The reason is that China has been able to leapfrog to those technologies which are much cleaner than those which are used by Europe and North America at similar stage in their development. जो नॉर्थ अमेरिका है और यूरोप के पार्ट्स हैं, उन लोगों का डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट इश्यूज से रिलेटेड जो भी कंसर्न होता है वो क्लीन एंड क्लियर है एज कम्पेयर टू चाइना। China's emissions are high, but it is making tremendous gain in reducing their emissions. चाइना का एमिशन जो उसके फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ के हार्मफुल गैसेज हैं, उसका एमिशन जो है
वो ज़्यादा है, बट ये रिड्यूस कर रहा है टाइम टू टाइम, पर्टिकुलरली आफ्टर बिकमिंग मोर इंटीग्रेटेड इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी में इंटर होने के बाद चाइना इस एमिशंस के ऊपर ध्यान दे रहा है। ग्लोबल मार्केट एक्सेस हैज़ प्रोवाइडेड मेजर इंसेंटिव्स टू चाइना, ड्यू टू विच इट हैज़ मूव्ड फ्रॉम द पोजिशन ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप पॉल्यूटर्स इनटू अ ग्लोबल लीडर विच इज़ फाइटिंग अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन। जो चाइना है वो वर्ल्ड में उसका जो प्लेस है इन्वायरमेंट के अगेंस्ट जो यूज़ करता था वो टेक्नोलॉजीज चीप, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता था, तो उसका रेट ग्लोबल लेवल पे बहुत डाउन होने लगा। तो उसने अपने इस एमिशंस के ऊपर, इट एमिटेंट्स के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया। देन इन 2017 चाइना शट डाउन मेनी फैक्ट्रीज विच वर नॉट कंप्लाइंग विद इट्स पॉलिसी ऑफ इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। उसके बाद चाइना ने क्या किया, उन फैक्ट्रियों को बंद कर दिया जिसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहे थे, और ग्लोबल लेवल पर उसका जो प्लेस है उसका इमेज अलग बन गया। Beside China, the European Union has started an initiative which has the objective to reduce the negative environmental impact generated by use of natural resources, decoupling growth and environmental impact. Similarly, the UK has indicated to shift towards a one planet. यहाँ पे चाइना के अलावा जो यूरोपियन यूनियंस के मेंबर्स थे उन लोगों ने इनिशिएटिव लाया कि निगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स, जो हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर बैड इम्पैक्ट्स डालते हैं जो गैसेस, उसको कम करने के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जिसमें यूके हैज़ इंडिकेटेड अ शिफ्ट टुवर्ड्स अ वन प्लेनेट economy with the start of government's new UK sustainable development framework. Sweden has also pledged to become the first oil-free nation by 2020 by switching to alternative fuels. उसके बाद स्वीडन जो है कंट्री यूके का, उसने क्या किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टार्ट किया। नहीं, स्वीडन जो है उसने भी अपना अच्छा प्लेस बना लिया ग्लोबल लेवल पर ऑयल फ्री नेशंस यूज़ करके। 2020 में उसने क्या किया, अल्टरनेटिव फ्यूल्स यूज़ करना शुरू किया, जैसे कि सोलर के ऊपर यूज़ करना, बैटरी को यूज़ करना ट्रांसपोर्टेशंस में, और ऑयल को बिल्कुल बैन कर दिया अपनी कंट्री में 2020 तक। ऑन द अदर हैंड यूएस इज स्लोली ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज फाइट इन अ पार्ट बिकॉज ऑफ द एंटी ग्लोबलाइजेशन inclination of their current president Donald Trump. He pulled the US out of the Paris Agreement on climate change in keeping with his anti-globalization campaign. और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था क्लाइमेट को सेव करने के ऊपर, उसमें क्या किया, उसने बैक ऑफ कर लिया उस एग्रीमेंट से। दो दिस अमेरिका फर्स्ट एनर्जी प्लान, द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ आउटलाइंड इट्स प्रीफरेंस फॉर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, द यूज़ ऑफ फॉजिल फ्यूल्स एंड द रिवाइवल ऑफ कोल इंडस्ट्री। और कोल इंडस्ट्री और फॉजिल फ्यूल के ऊपर वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन एमिट करता है यूएस। नॉर्थ साउथ डिवाइड क्या है, नॉर्थ हम उसको बोलते हैं जो बहुत डेवलप्ड एरियाज कंट्री है, और साउथ हम उसे बोलते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है। द वेल्दी डेवलप्ड कंट्रीज आर कलेक्टिवली नोन एज द नॉर्थ, वाइल द पुअरर डेवलपिंग कंट्रीज एज वेल एज द लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आर टुगेदर नोन एज द साउथ। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि जो वेल नॉन डेवलप्ड है वो नॉर्थ कंट्रीज़ हैं, और जो पुअरर डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो साउथ है। द साउथ प्रायोरिटीज द अबव मेंशन्ड इश्यूज ऑन द environmental concern, while the environmental issues addressed by governance at global level tend to be those on the priority agenda of the north. These issues are mostly of global character, which often includes climate change, ozone depletion and biodiversity. जो नॉर्थ के एरियाज़ हैं वो तो इकोनॉमी के ऊपर भी ध्यान देते हैं, और इन्वायरमेंट के रिलेटेड जितने भी आज तक इम्प्लीमेंटेशंस हुए हैं, एग्रीमेंट्स बने हैं, उस पर भी ध्यान देते हैं। बट साउथ के लोग क्या है, उनकी कंट्री अभी बहुत पुअरर है, डेवलपिंग है, उनके पास इतनी इकोनॉमी नहीं है कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सके और गैस एमिशंस को कम कर सकें, जिसकी वजह से क्लाइमेट में बहुत चेंजेज आता है। ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। द इशूज विच इज़ द साउथ प्रायोरिटीज आर लेस वैलीज विजिबल ऑन द ग्लोबल एजेंडा. Such invisibility of the environmental issues prioritized by the South can be related to the North-South power gradient. ये भी उसका एक पॉइंट है, आप इसको भी लिख सकते हो, इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है. Most of the data and evidence which is assembled at the global level and further incorporated into global model is not generated in the South and tropical latitudes but in the developed countries, or we can say like North. जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, ड्यू टू द पॉसिबिलिटी टू हैव स्ट्रिक्ट सेफ्टी कंडीशंस वाइल यूजिंग अ पेस्टिसाइड्स.
जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ के फार्मर्स तो बहुत इलिटरेट होते हैं, उनके पास नॉलेज होता है, वो कैसे क्या यूज़ करना है सबका इन्फॉर्मेशन होता है। बट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ के लेबरर क्या है, फार्मर्स, उन लोगों के पास नॉलेज नहीं है। जैसे वो पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड होता है बैक्टीरियाज को मारने के लिए जो हार्म करते हैं हमारे क्रॉप्स को, तो उसका कितना यूज़ करना है अगर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो ज़्यादा अमाउंट में उसका यूज़ कर लेंगे, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो सकती है, उनके हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है उस कंट्री में देखने को मिलती है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है। इवन इन द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन सच एज IPCC देयर इज़ अ ह्यूज डिस्पैरिटी इन नॉर्थ साउथ पार्टिसिपेशन। IPCC का जो प्लेस है जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होता है वहाँ पे नॉर्थ साउथ पार्टिसिपेशन के ऊपर बहुत डिस्पैरिटी दिखती है। जैसे कि वर्किंग ग्रुप 1 में जो 1996 में बना था उसमें US के 158 ऑथर्स थे और UK के 61 और इंडिया के 3 और चाइना के 7। जो सेकंड बना था वर्किंग ग्रुप 2 उसमें आपका 30 पार्टिसिपेंट्स थे यूनाइटेड स्टेट्स के, US के, उसके बाद 5 थे यूनाइटेड किंगडम के और 7 इंडिया और 2 फ्रॉम चाइना जो कि 1999 में बना था। ये सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं। उसके बाद आपकी 4 स्ट्रेटेजीज है जो इस डायरेक्शंस में ली गई है, इस डायरेक्शन से परस्यूट की गई है। पहला है आपका स्ट्रेंथनिंग द डेटा एंड साइंस फाउंडेशंस ऑफ द साउथ। जो साउथ फाउंडेशंस है साइंस के मैटर में उसको स्ट्रॉन्ग बनाना। उसके बाद साइंटिफिक कम्युनिटी, जो साउथ की साइंटिफिक कम्युनिटी है उसे भी स्ट्रॉन्ग बनाना। उसके बाद इनकरेज करना साउदर्न पार्ट वालों को कि नॉर्दर्न साइंटिस्ट जो है उनके ऊपर अपना फोकस रखें और वहाँ से ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश करें। देन 4th है आपका स्ट्रेटेजी एक्सपेंडिंग द ग्रुप कैपेबल ऑफ जनरेटिंग साइंटिफिक नॉलेज। उसके बाद साइंटिफिक नॉलेज को जनरेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स बनाएं। ये आपका क्या कौन से क्वेश्चन का आंसर था? डिस्कस द इन्वायरमेंटल इश्यूज ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। हमारे इंटरनेशनल स्टेज पे कौन कौन से इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी। डिस्कस इंडस वाटर ट्रीटी है क्या एक्चुअली। पहले इसका ब्रीफ ले लेते हैं कि आखिर में इंडस वाटर क्या है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इसके। जो इंडस वाटर है ऑरिजिनेट इन द तिब्बतन प्लेट्यू नियर लेक मानसरोवर। ये तिब्बतन प्लेट्यू से निकलता है और मानसरोवर के पास से, उसके पास ही मानसरोवर है। इंडिया में इंटर करता है और रन करता है कहाँ से? लद्दाख रीजन से लेकर जम्मू कश्मीर के तरफ गिलगिट रीजन की ओर। उसके बाद ये जाता है साउथवर्ड डायरेक्शंस में और अलॉन्ग विद द एंटायर लेंथ ऑफ पंजाब और पाकिस्तान को कवर करते हुए अरेबियन सी में चला जाता है। साउथ में इंटर करने के बाद ये पंजाब और पाकिस्तान से इंटर होते हुए अरेबियन सी में चला जाता है, जो कि हमारा पोर्ट है कराची का, नहीं कराची के पास जो पोर्ट है वहाँ पे। ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है और 21 मतलब 21वीं सबसे बड़ी नदी है वर्ल्ड की। एनुअल फ्लो के ऊपर, अगर एनुअल फ्लो के तहत हम इसको देखें तो 21वीं सबसे बड़ी नदी। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन है? चेनाब है, झेलम है, रवि है, बीज है, सतलुज है। इसकी माइनर ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो कि स्वेक है, गिलगिट है, काबुल है, गोरमल है, कुराम है एंड जंक्सर है। सिंधु इंडस रिवर को ही हम सिंधु रिवर भी बोलते हैं। तो सिंध और इंदु रिवर इज स्ट्रेटेजिकली वाइटल रिसोर्स फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान इसी रिवर के ऊपर डिपेंड करता है अपने हर एक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई बड़ी नदी नहीं है। आफ्टर पाकिस्तान एंड इंडिया डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस द यूज ऑफ द वाटर एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज बिकेम अ मेजर डिस्प्यूट बिटवीन देम। पाकिस्तान और इंडिया में जब पार्टीशन हुआ उसके बाद इनका सबसे मेन जो था वाटर के ऊपर, ये इंडस वाटर के ऊपर डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया कि कौन कितना लेगा। अगर इंडिया ने उसके ऊपर डैम बना दिया, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शंस करने लगा, तो पाकिस्तान को बिल्कुल भी पानी नहीं मिल पाएगा। तो पाकिस्तान कंसर्न अबाउट इंडिया बिल्डिंग लार्ज डैम्स टू कट द सप्लाई फ्लोइंग टू लार्ज डैम्स टू कट फ्लोइंग पाकिस्तान को इस चीज़ की चिंता हुई कि उसने अपना कंसर्न दिखाया ग्लोबल लेवल पर कि अगर पाकिस्तान ने कंसर्न दिखाया कि अगर इंडिया
अगर उसके ऊपर बड़े बड़े डैम्स बना देता है तो पाकिस्तान को बिल्कुल भी पानी नहीं मिल पाएगा। तो पाकिस्तान फियर्ड इंडिया कुड डाइवर्ट रिवर्स इन टाइम ऑफ वॉर, मिसट्रस्ट एंड सस्पिशंस बिटवीन टू कंट्रीज। पाकिस्तान को ये भी लगा कि अगर हमारे साथ इंडिया की लड़ाई होती है तो पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा, इंडिया उस पानी को रोक देगा, उसके फ्लो को। ये सारे मिसट्रस्ट और सस्पिशन क्या है, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में अराइज हुए। उसके बाद आपका बना इंडस वाटर ट्रीटी। ये है क्या? इट इज़ द ईस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, देन द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये एक्चुअली क्या है? ईस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ईस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है, हमारे वो 3 रिवर्स आते हैं जो आपके पाकिस्तान की ओर फ्लो करते हैं। और वर्ल्ड बैंक को पहले क्या बोलते थे? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये वो चीज़ है, वो बैंक है जो किसी भी किसी को हेल्प करता है, उसको फाइनेंशियली लोन वगैरह देकर। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, रबी सतलुज बीज एलोकेटेड फॉर एक्सक्लूसिव यूज बाय इंडियन बिफोर दे इंटर पाकिस्तान। ये ट्रीटी साइन होने के बाद इंडिया के अंडर में रबी सतलुज और बीज आया, जिसपे वो अपना कोई भी काम कर सकता है। पाकिस्तान में इन होने से पहले पाकिस्तान हैज़ एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ वेस्टर्न रिवर्स। उसको पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर मिला और इंडिया को ईस्टर्न रिवर मिला। वेस्टर्न रिवर में आपका आता है झेलम, चेनाब और इंदस। उसके बाद पॉइंट है, पाकिस्तान ऑल्सो रिसीव्ड वन टाइम फाइनेंशियल कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ वाटर्स फ्रॉम ईस्टर्न रिवर्स। पाकिस्तान को वन टाइम फाइनेंशियल कंपनसेशन भी मिला था, क्योंकि उसको ईस्टर्न रिवर्स का लॉस हुआ था। ईस्टर्न रिवर किसको मिल गया था? हमें, इंडिया को, रबी सतलुज और बीज को। इसके लिए पाकिस्तान को वन टाइम फाइनेंशियल कंपनसेशन भी दिया गया वर्ल्ड बैंक की तरफ से। द ट्रीटी रिजल्टेड इन द पार्टीशनिंग ऑफ द रिवर अदर देन शेयरिंग ऑफ द वाटर। ये जो ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, ये पार्टीशनिंग ऑफ रिवर्स, ज़्यादा इसका नाम समझ में आएगा जिस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों कंट्री के बीच में दिख रहा है। इंस्टेड ऑफ शेयरिंग ऑफ वाटर, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ वाटर शूट नहीं करता इनके, जो भी एक्टिविटी इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में होती है उसके अकॉर्डिंग। द ट्रीटी डज नॉट कंसिडर द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर अवेलेबिलिटी सेडिमेंटेशंस। ये ट्रीटी इस चीज़ को कभी भी कंसिडर नहीं करता कि आपका क्या क्लाइमेट चेंज होता है, इसकी वजह से आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो उसके पानी से, वाटर से। द रिवर डज नॉट एड्रेस द इशूज ऑफ क्वालिटी और पॉल्यूशन ऑफ वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल रन ऑफ, डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा। यह ट्रीटी ये चीज़ भी एड्रेस नहीं करता कि आपकी वो जो क्वालिटी है पानी की, उसका क्या इशू है, आपके उस वाटर में क्या क्या पॉल्यूशंस आ रहा है, कौन सी इंडस्ट्री कितना पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव जो पॉल्यूशंस है वो उसमें इमिट कर रही है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, जो एग्रीकल्चरल रन ऑफ है वो कितना उस वाटर को पॉल्यूट कर रहा है, इस चीज़ को एड्रेस नहीं करती है इंडस वाटर ट्रीटी। एंड द लास्ट पॉइंट इज देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन हाउ मेनी डैम्स कंट्रीज कैन बिल्ड। और उस ट्रीटी में ये भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने डैम्स बनाएगी कौन सी कंट्रीज़। तो मैंने आपको इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चंस को कवर किया है। पहला आपका है डिस्कस द एनवायरमेंटल इश्यूज ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, एंड द सेकंड वन इज व्हाट इज़ द इंडस वाटर ट्रीटी डिस्कस। नेक्स्ट आपकी जो वीडियो होगी उसमें मैं इसके बाद वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी पार्ट 2 में। ओके, थैंक यू सो मच।